first of all, thanks to Team Equity for Life for giving us the opportunity to present our views. हम आज थोड़ा सा रिन्यूएबल स्पेस पे बात करेंगे, जैसा कि हम पिछले काफी सालों से ट्रेक कर रहे हैं रिन्यूएबल स्पेस को। हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट भी रहा हुआ है बोरोसिल रिन्यूएबल्स में, उस समय से जब उसका नाम गुजरात बोरोसिल हुआ करता था। काफी छोटी कंपनी थी, कंपनी का साइज ही 500-600 करोड़ का था। तब से हम गुजरात बोरोसिल को ट्रेक करते हैं और उसी टाइम से हम रिन्यूएबल एनर्जी पूरे सेक्टर को ही अच्छे से ट्रेक कर रहे हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अच्छे कोट से अच्छा बिगिनिंग होना चाहिए। इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ए थ्रेट। तो ये बहुत बड़ा एक लाइफ लर्निंग है। कोई भी अगर चेंज आता है, जैसे पावर सेक्टर का हम देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो हम सभी जानते हैं कि पावर सेक्टर में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कोल की तरफ से आता है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो मोर देन 50% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कोल के थ्रू मीट किया जाता है। बट अगर इसी को हम चेंज होते हुए देखते हैं, एक मेगा ट्रेंड के तौर पे देखते हैं कि रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हुआ, वो किन रीजन से हुआ वो भी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो यही जो इनोवेशन है, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट ए थ्रेट। ये स्टीव जॉब्स का कोट है। तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी लर्निंग है। नेक्स्ट थोड़ा सा सोलार का हम व्यू लेंगे। सो दिस सोलर फार्म फ्लोट्स ऑन एन आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड ऑन द साइट ऑफ ए फॉर्मर कोल माइन। तो ये जो फ्लोटिंग सोलर फार्म है, जो कि आप पानी के ऊपर लगाते हैं। आप अगर थोड़ा सा सर्च करें गूगल पे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो भी लेक्स होती है या फिर इवन कनाल्स के ऊपर भी ये सोलर पैनल्स आजकल लगने लगते हैं। तो एक फ्लोटिंग सोलर फार्म है जो कि पहले एक कोल माइन थी, उसमें एक आर्टिफिशियल लेक बना के उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए, जिससे अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। तो इसमें ये भी नहीं है कि हमने कोल का जो प्लांट था उसको वहां से हटाया है, उसका लाइफ खत्म हो गया, वो जमीन आपका खाली है, उस जमीन पे आप ना तो खेती कर सकते ना कुछ कर सकते, उस पे आपने सिर्फ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया है। तो यही एक इनोवेशन है। इस इनोवेशन को जो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, उसी को असल में आगे जाके सक्सेस भी मिलता है। So the farm was built on the site of former coal mine. It consists of 1,66,000 panels and produces enough energy to power 15,000 homes. I think chat में कुछ आ रहा है। इग्नोर सर, इग्नोर। मोहित भाई, वी कैन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो क्योंकि काफी साउथ से लोग हैं जो हिंदी का थोड़ा सा I'll try. हाँ ठीक है। Yeah. So the benefits of floating solar farms include lower temperatures, boosting power efficiency. So these are technicalities. We will not go into these technicalities, but ये कुछ हम innovations देखते हैं आज भी सोलर पूरा इंडस्ट्री में काफी disruptions हो रहे हैं। So if you see those disruptions as an opportunity, then you can make money in this sector. So next, we will see how a sustainable electric system looks like. So first, you need power. So power will be generated from power plants, that can be from nuclear power plants, natural gas generators. Then there comes renewable form of electricity, solar, wind, and hydro. Then आपको transmission lines भी चाहिए. Then solar के लिए आपको utility scale storage भी चाहिए, distribution substations. Then वो electricity आप distribute करते हैं जहाँ पे भी आपको यूज लेना हो, रेजिडेंशियल एरियाज में, इवन कमर्शियली आप उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल करते हैं। तो दिस इज हाउ a sustainable electric system looks like. Next, now we will go ahead and discuss how a solar panel is manufactured. तो जो भी सोलर पीवी आप पैनल देखते हो, जो आप ब्लू कलर का पैनल घर की छतों पे लगे हुए देखते हो, या फिर बड़े स्केल पे आप जो यूटिलिटी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें देखते हो, तो वो सोलर पैनल बनता कहाँ से, शुरुआत कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। तो इसमें भी आप देखेंगे 2 या 3 टाइप के आप सिलिकॉन देख सकते हैं। एक तो होती है सोलर ग्रेड सिलिकॉन, सेकंड होती है सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन। तो अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो आपका सोलर पैनल के जो आप इंगर्ट्स, वेपर्स और उससे पहले सेल्स बनाते हो, उसके लिए आपको सिलिकॉन का नीड रहता है। तो यू नीड सिलिकॉन टू मैन्युफैक्चर पॉली और मोनोसिलिकॉन। आप मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, जिसको एमजी सिलिका बोलते हैं, एमजी सिलिका को यू कन्वर्ट दैट टू पॉली और मोनो सिलिकॉन डिपेंडिंग ऑन विच मॉड्यूल्स आर यू विच इंगट और वेफर आर यू मेकिंग।
तो उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं इंगट या फिर वेफर की फॉर्म में। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन है, सबसे पहला पॉली और मोनोसिलिकॉन। उसके बाद में आप देखते हैं जो वैल्यूएशन में आता है इंगट, तो आप सिलिका से पॉलीसिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन से आप इंगट या फिर वेफर में उसको कन्वर्ट करते हैं। और वेफर या इंगट में आप कन्वर्ट करने के बाद में उसको सेल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में आप पैनल बनाते हैं। पैनल में आप और भी सारे जो मटेरियल्स रहते हैं उनका असेंबली करते हैं। तो यू ऑल्सो यूज ग्लास, EVA, backsheet and aluminum frame to produce a panel. But for producing sails, you need wafer or ingot. And which kind of silicone are you using? उससे आपको पता चलेगा कि आपको मोनो या पॉलीसिलिकॉन बनाता है। दिस इज हाउ द एंटायर वैल्यू चेन लुक्स लाइक। आप मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में उसको वेफर्स या इंगट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में सेल्स और उसके बाद में मॉड्यूल्स। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्यों सोलार में आपको इतना बड़ा एक ट्रैक्शन दिखता है? क्यों आपको सोलार में इतना बड़ा ट्रैक्शन दिखता है? बिकॉज सोलार पीवी मॉड्यूल का आप कॉस्ट देखते हैं 1975, 80, इवन 2000 से भी काफी अराउंड 80 to 90% करेक्ट हो चुके हैं। इन 1975 पर वॉट कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल वाज $105 पर वोट का। $100 मतलब आज की हम उसमें करें तो $100 का मतलब हो गया 8,000 रुपए। जबकि जो अभी कॉस्ट है वो है $0.2 पर वोट, या फिर आई थिंक 20 सेंट्स पर वोट अभी कॉस्ट है। तो जो इतना बड़ा एक आपको प्राइसेस में करेक्शन दिखा है, जो सोलर पैनल्स के प्राइसेस है वो बहुत ही ज्यादा आपको एक शार्प फॉल दिखा है। उसी की वजह से जो सोलर पावर जनरेट करने का एक कॉस्ट होता है विच वी कॉल इज LCOE, जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज वे चीपर देन द कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज कोल, गैस, इवन हाइड्रो से भी काफी नीचे। So this is why we are seeing traction towards solar energy, and this is why companies are entering into this field. They are manufacturing solar panels because अभी आपको डिमांड साइड कुछ भी चिंता नहीं है, बिकॉज पैनल्स के प्राइसेस बहुत कम है। और कन्वेंशनल सोर्सेज से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनका जो सेटअप कॉस्ट है, इवन लीड टाइम है, वो काफी ज्यादा रहता है। जैसे कि सोलर पैनल अगर हम आज यूज करते हैं, तो सोलर पैनल हमने लगा दिया, that panel will get sunlight that will generate electricity. But if anyone plans to set up a coal power plant, so at least he will require 3 to 4 years to set up all the things. फिर जाके उसका coal power plant start होगा, he will need coal as the raw material. But in case of solar, you don't need any raw material. Sunlight is the raw material, और वो हर दिन 24/7 नहीं, बट दिन में अवेलेबल रहता है 365 डेज। तो इस पे आपको रॉ मटेरियल नहीं रहता, कोई भी वर्किंग कैपिटल आपका लगता नहीं है। जबकि कोल पावर प्लांट में आप देखते हैं अभी कोल का शॉर्टेज हुआ था, तो उसकी वजह से काफी फ्रिक्वेंट पावर कट्स हो रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। मतलब आई सी इट इज द बिगेस्ट मेगा ट्रेंड ऑफ दिस डिकेड, और यू कैन कॉल ऑफ दिस सेंचुरी। बिकॉज आप 2030, इवन 2050, 2060 तक के भी टारगेट्स देखते हैं कंट्रीज के, तो वो काफी अग्रेसिव है। तो हम थे सोलर मॉड्यूल्स पे, तो सबसे बड़ा ट्रिगर जहाँ पे मिला है सोलर मॉड्यूल्स के जो कॉस्ट थे 2005 में $4.4 पर वॉट, 2015 में 0.8 एंड 2020 में 0.2। बट 2020 के बाद में हम देख सकते हैं कि हर इंडस्ट्री में काफी सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस आए हैं। तो उस वजह से सोलर पैनल्स के भी प्राइसेस ऊपर गए। बट सोलर पैनल्स के प्राइसेस ऊपर गए तो साथ के साथ कोल के भी प्राइसेस ऊपर गए। जो भी कन्वेंशनल आपके सोर्सेज है, उनसे भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट है वो ऊपर गया है। तो अगर हम उस वे में कंपैरिजन करते हैं, तो अभी भी सोलर और जो विंड से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विज जो आप कोल से जनरेट करते हैं, गैस से जनरेट करते हैं, दैट इज स्टिल चीपर। सो सोलर अभी भी काफी ट्रेक्शन में। नाउ इफ वी सी कैपेक्स स्प्लिट फॉर यूटिलिटी स्केल पीवी सिस्टम, so in 2010 56% of overall cost of a utility scale PV system was of modules, which has now come down to 34% in 2020 and is expected to come down to 32 and 30% in 2025 and 2030 respectively. तो ये भी एक काफी अच्छा हम चेंज देख रहे हैं, जिससे ओवरऑल जो यूटिलिटी स्केल, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है मॉड्यूल्स का, देन देयर कम्स माउंटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें मॉड्यूल्स को हम स्ट्रक्चर करते हैं, और फिर जो भी नॉर्मल EPC का रहता है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस।
So the cost of solar modules in utility scale PV systems is coming down in terms of percentage. So this is also a big change जिसकी वजह से सोलार की तरफ काफी काफी ट्रैक्शन आया है. एक ही मिनट शिव. Yes, sorry. So going to the next slide. Renewable energy space. अब हमें अच्छा क्या लगता है? Why do we like it? So there are clear tailwinds in this sector. Lack of domestic capacity. आज अगर हम देखते हैं, if we go back to this slide, so to manufacture a solar panel, you will need certain capacity of silica. You will need certain capacity of poly or monosilicon. You will need capacity for wafers, then cells, then modules, and all the allied components which you use in manufacturing solar panels. This is clear. So now the capacity for all these raw materials or which are present in the entire value chain of PV product manufacturing, तो इन सबकी कैपेसिटी इंक्रीज होनी होगी. तो अभी अगर हम देखते हैं, चाइना इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द एंटायर वैल्यू चेन. तो चाइना के पास में अगर आप देखते हैं मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका, तो सिलिका वी हैव आई थिंक largest silica reserves in the world, but we don't have the manufacturing capacity of poly or monograde silicon from which we manufacture ingots and wafers. तो सबसे पहला रोड ब्लॉक आता है, एकदम आप बैकएंड पे चले जाते हो तो वी डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर पॉलीसिलिकॉन और मोनोसिलिकॉन. और शुरू में हमने बात की थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलिकॉन. फर्स्ट इज सोलर ग्रेड सिलिकॉन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन जो होता है उससे हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और सेमीकंडक्टर ग्रेड के लिए भी आपका कैपेक्स रिक्वायरमेंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वो काफी इंक्रीज हो जाता है. उसी वजह से आपका जो आरओसी होता है, आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर करने में 20 से 25 साल लगते हैं, तो आपका आरओसी बहुत ही कम बनता है, जैसा हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी देखते हैं. इसी वजह से भी काफी ज्यादा प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, बट उसमें आपका एक रेवेन्यू का विजिबिलिटी होता है कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा जरूर, बट आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको कवर होने में कम से कम 20 साल लगेंगे. तो इस वजह से काफी प्लेयर्स इसमें एंटर नहीं करते हैं. चाइना हैज दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिकॉज 2010-11 से दे फोकस्ड ऑन this entire value chain. They started manufacturing poly monosilicon, ingots, wafers, cells and modules. इसी वजह से China has more than 70% market share in panels, and China has more than 90% market share in all other materials such as polysilicon, ingots and wafers. Even in cells, they have more than 80% market share, and India is at second position currently. तो इंडिया का हम देखते हैं, चाइना के बाद में, जैसे हम चाइना +1 बोलते हैं, तो चाइना के बाद में सेकेंड इंडिया का ही है. तो लैक ऑफ डोमेस्टिक कैपेसिटी, और अगर आप डिमांड देखेंगे, यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड काफी ज्यादा है, जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करके फुलफिल करते हैं. तो नाउ व्हाट चेंज आर वी सीइंग कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो वहीं पे आती है जहाँ पे आरओसी सबसे ज्यादा होता है. तो इफ वी टॉक अबाउट सोलर पैनल्स, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द स्कटलबट अपडेट, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो अटेंड किया था, उसमें जो भी हमारा स्कटलबट अपडेट था, जो भी हमें इंडस्ट्री पर्सन से जानने को मिला, जो भी प्रमोटर से जानने को मिला, वो भी हम शेयर करेंगे. तो जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बिकॉज वहां पे आपका आरओसी काफी हाई होता है. सबसे पहला बात है, सोलर पैनल्स में आपको असेंबली करना होता है, आपको सेल नहीं बनाना होता, आपको सिर्फ सेल आउटसोर्स करना है, आपको ग्लास आउटसोर्स करना है, आपको एवीए, बैकशीट सभी आउटसोर्स करना है, सभी आपको वेंडर से खरीदना है, बाद में उसको असेंबल कर देना है एक पैनल के तौर पे, और उसको आप सेल कर सकते हो. तो इसमें मार्जिन कम है, बट आपका जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम होता है. तो ऐसे करते करते अभी सोलर पैनल में जैसे ही उनको प्रॉफिट मिलता है, वो सेल की तरफ देखते हैं, जो भी उनके पास कैश फ्लोज आते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सेल की तरफ, ताकि वो इंडस्ट्री में बने रहे, सर्वाइव कर सके और अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लें, जिससे काफी हद तक मार्जिन इंप्रूव होते हैं. फिर एक कदम आप पीछे जाते हो, सेल में एंटर करने के बाद में आप वेफर्स की तरफ देखते हो, और वेफर्स की तरफ नहीं देखते हो, वेफर्स से एक स्टेप आगे, जैसे वेफर्स इस फॉर्म में होता है, आप देख सकते हैं. जैसा अगर आप एक ग्लास को इमेजिन कीजिए, उसी फॉर्म में कुछ वेफर होता है, तो आप वेफर में डायरेक्ट एंटर ना करके आप वेफर स्लाइसिंग में एंटर कर सकते हो.
जिससे आप सेल कन्वर्ट करो, वेफर टू सेल जो कन्वर्जन होता है, एक स्टेप आप पीछे आ सकते हो। तो ऐसा कर करके अभी इंडियन इंडस्ट्री है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है। अभी हम देख रहे हैं कि मॉड्यूल्स में करंट जो कैपेसिटी था लास्ट ईयर 2021 के एंड पे, वो अराउंड 12 से 15 गीगावाट था, जो कि बाय 2025 एटलीस्ट 65 टू 70 गीगावाट हो जाएगा। तो दैट इज 6 टाइम्स ग्रोथ इन लेस देन 4 इयर्स। फिर हम सेल का देखते हैं, तो सेल में इंडिया का कैपेसिटी वाज अराउंड 3 गीगावाट एट द एंड ऑफ 2021, और यू कैन से एट द एंड ऑफ FY22। तो दैट कैपेसिटी विल आल्सो इंक्रीज टू अराउंड 15 टू 20 गीगावाट बाय FY24, यू कैन से। और उससे बाद में वेफर्स और इंगट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो सारे स्पेस है, इनमें प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री होना सबसे बड़ी बात है। तो आगे हमने लिखा हुआ है एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स विच इज एक्सपैंडिंग द मार्केट साइज। तो अभी तक क्या होता है, आपका सोलर मॉड्यूल है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता है। अगर आज हम सोलर पैनल के बिजनेस में एंटर करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी मिनिमल। बट अगर आप ये एक स्टेप पहले जाते हैं सेल में, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल इंक्रीज। उसके बाद वेफर्स में जाते हैं तो वो और फर्दर इंक्रीज होगा, और पॉलीसिलिकॉन में यू विल नीड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पर गीगावाट। आई एम टॉकिंग अबाउट पर गीगावाट। अगर आपको कैपेसिटी लगाना है, यू विल नीड थाउजेंड ऑफ करोड़। तो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो है इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इज एक्सपैंडिंग द मार्केट इन दैट सेंस, बिकॉज उनके पास उतना कैपिटल पावर है जो कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेट करने में पॉलीसिलिकॉन, इंगट, वेपर, इन सब पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ने भी PLI अनाउंस की, जिसमें टोटल जो उन्होंने आउटले किया था, कैपिटल आउटले वो ऑफ अराउंड 24,000 करोड़, और उसको भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फॉर कंपनीज विच आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर पॉलीसिलिकॉन टू सेल एंड देन मॉड्यूल्स, और सेकंड ट्रांचे में आप जो वेफर्स टू मॉड्यूल्स, एंड थर्ड ट्रांचे फॉर सेल्स टू मॉड्यूल्स। तो इसमें अभी गवर्नमेंट का भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस, इवन अडानी, और जो तीसरा नाम है PLI में मिला था, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल, इवन टाटा पावर के भी काफी अच्छे प्लान्स हैं। तो slowly and steadily we are moving in that direction where private players are taking interest, and this sector will not be dependent on government, because private players के पास में इतना कैपेसिटी आ जाएगा और एक सर्टेन प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा अगेंस्ट द चाइनीज इंडस्ट्री, जो हमने पहले स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में भी प्ले आउट होते हुए देखा है कि पहले चाइना सारे केमिकल्स में, इवन पहले हमने जेनरिक फॉर्मुलेशंस वाले इंडस्ट्री में भी प्ले आउट होते हुए देखा है। बिकॉज इंडिया में ये इंडस्ट्री काफी लेबर इंटेंसिव है। अगर आप ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हो, आप वेफर्स में जाते हो, आप पॉलीसिलिकॉन इंगट्स में जाते हो, तो काफी लेबर इंटेंसिव। और इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली चाइना से काफी कम है। इसलिए हम स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में भी अगर देखते हैं, बिकॉज इंडिया में आपको कॉस्ट एडवांटेज थोड़ा मिलता है, और अगर आपके पास कैपेसिटीज आ जाता है तो आप चाइना के साथ compete कर पाते हैं। तो ये एक चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में शायद प्राइवेट प्लेयर्स ही इस इंडस्ट्री को चलाए, गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट ना लगे। So next is growth in power consumption due to EVs, and there are other multiple factors which will support in growth of power consumption. Aggressive targets set by Government of India. We all are aware of the targets set by Government of India to achieve 500 gigawatt of non-fossil power by 2030. और 500 gigawatt में the major contributor will be solar. सोलर का जो टारगेट है दैट इज अराउंड 300 गीगावाट, 300 गीगावाट का टारगेट है बाय 2030। 2022 एंड का भी 175 गीगावाट का ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था, जो कि आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज 2 साल बीच में कोविड के भी थे जिसमें इंस्टॉलेशन हो नहीं पाए थे। बट अल्टीमेटली टारगेट काफी अग्रेसिव है, जिसकी वजह से जो डेवलपर्स है, इवन हम टेंडर्स भी आज देखते हैं तो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आज जो EPC कंपनीज थे, हम ऑर्डर बुक देखते हैं जो भी सोलार में काफी लिस्टेड आपको कंपनी मिल जाएगी, तो उनका भी ऑर्डर बुक आई थिंक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स which are expanding the market. We have already discussed about it. China plus one opportunity in exports. So what played out in specialty chemicals can possibly play out in solar and components industry, solar module and light component industry, because जैसा कि हमने बात किया, ये तो सिर्फ सोलर PV प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है। हम सोलर मॉड्यूल का इसमें स्लाइड ऐड करना भूल गए, वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। तो
जो भी सेल का मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर जो भी ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो भी ईवीए मैन्युफैक्चर करता है, जो कि अल्टीमेटली सोलर मॉड्यूल में यूज होते हैं, तो उसके लिए भी एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा ओपन अप हो जाता है जैसे जैसे सोलर पावर का डिमांड आपका इंक्रीज होता है। उस वजह से अभी तक क्योंकि सारी कंपनीज, इवन कोई यूएस का कंपनी है या फिर यूरोप का कंपनी है, तो उनका रिलायंस चाइना पे है, बिकॉज चाइना के पास मोर देन 70, 80, 90% मार्केट शेयर है पूरा जो वैल्यू चेन है। और धीरे धीरे जैसा हम चाइना में सिचुएशंस देखते हैं, अगर कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल वैसा सिचुएशन खराब होता है, चाइना ताइवान को इन्वेट करता है, जो भी होता है, रशिया कुछ करता है, तो ये सबसे बड़ा एक की रिस्क है जो यूरोपियन कंपनीज है, यूएस की कंपनीज है, जिनके चाइना की कोई कंपनी के साथ में टाई अप्स है अच्छे खासे। तो जो आप अभी भी पूरा इंडस्ट्री में आप देखते हैं, जो हमने भी नोटिस किया है कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मिलके, कि मैक्सिमम कंपनीज, जैसे आप वारी एनर्जीज देखते हैं जो इंडिया का भी सबसे बड़ा पैनल मैन्युफैक्चरर है, तो उसको यूएस से अराउंड 2 to 3 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर मिले हैं, और वो लॉन्गर टर्म ऑर्डर्स हैं। तो हम सीधा सीधा ट्रैक्शन देख सकते हैं, चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी कैसे प्ले आउट हो रहा है इस सेक्टर में। काफी छोटी छोटी कंपनी, इवन जिनका सेल्स अभी 100 करोड़ भी नहीं है, बट जिनके प्लान्स 2 गीगावाट के प्रोडक्शन के हैं, उनको यूरोप से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट्स में। चाइना के बाद में हम सेकेंड प्रोमिनेंट एक प्लेयर बन सकते हैं, ये जो एंटायर वैल्यू चेन है इसमें। नेक्स्ट, अग्रेसिव प्लान्स इन ग्रीन हाइड्रोजन। हम थोड़ा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो हाइड्रोजन को आप काफी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हाइड्रोजन अल्टीमेटली फीड स्ट्रोक होता है, मतलब वो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है काफी इंडस्ट्रीज में। केमिकल इंडस्ट्री में काफी वास्ट उसका यूजेस है। बाद में मरीन फ्यूल में अभी काफी नए इनोवेशन हो रहे हैं, मरीन फ्यूल की तरह भी उसको यूज किया जा सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है उसको मैन्युफैक्चर करने का, और उसमें ग्रीन इसलिए लगा है क्योंकि जो एनर्जी आपका आना चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, वो नॉन फॉसिल एनर्जी होना चाहिए आपका, जिसकी वजह जिससे आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। वाटर में क्या होता है, H2O। तो H2O में से आप H2 निकालते हो, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए सोलर या विंड से, या फिर जो भी रिन्यूएबल आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे आपका पावर आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पुश दे रहा है पूरा एक सोलर और विंड सेक्टर को भी, और उस वजह से भी हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को पसंद करते हैं। और फाइनल पॉइंट है ईएसजी एस्पेक्ट। आज आप काफी कंपनीज का देखते हैं, आप उनके अपडेट्स देखते हैं, तो ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट पीपीए साइन कर रही है। जैसे आप एक कंपनी देखते हो केपीआई ग्रीन। जो भी कंपनी हम आज डिस्कस कर रहे हैं सारी एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज आप कंपनी देखते हो केपीआई ग्रीन, जो कि एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, जो अपने क्लाइंट्स के साथ में प्राइवेट पीपीए साइन करते हैं, जिनका ड्यूरेशन 10 साल, 15 साल, 25 साल तक होता है, जिसमें कि वो सेटअप करते हैं, कुछ स्टेक आपका क्लाइंट के पास रहता है, और उसमें आप उनके साथ में पावर सप्लाई करते हो, वो आपका पीपीए हो जाता है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग आपका कंसेप्ट है। तो इस वजह से काफी कंपनी जैसे प्राइवेट पीपीए साइन कर रही है, जिससे कि एक तो ईएसजी एस्पेक्ट, आपका जो ईएसजी स्कोर है, बिकॉज आप थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए सोच रहे हो, आप रिन्यूएबल्स में एंटर कर रहे हो, तो आपका ईएसजी स्कोर भी थोड़ा बेटर होता है। और साथ में आपके थोड़े बहुत कॉस्ट सेविंग भी होते हैं, जहाँ पे आपको एक इंडस्ट्रियल जो ग्रेड पावर मिलता है, उसका कॉस्ट 8-9 रुपए, 10-12 रुपए होता है, वही आपका 5-6 रुपए तक आ जाता है। तो आपका कुछ ना कुछ एक सेविंग भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस काफी पसंद आता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम एक केस स्टडी की बात करेंगे। जैसे हमने मतलब मैंने बोला कि हम काफी टाइम से बोरोसिल रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टेड है। 2020 में भी हमने इन्वेस्ट किया था। उससे पहले से भी 2015 जब से मैंने इन्वेस्टिंग सीखना चालू किया, तब से ही गुजरात बोरोसिल, इवन बोरोसिल ग्लास वर्क्स, ऐसी कंपनियां काफी रीड किया है। तो गुजरात बोरोसिल के टाइम से ही हम इस कंपनी को ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट था, जिसमें बाद में बोरोसिल रिन्यूएबल्स और बोरोसिल लिमिटेड दो कंपनियां अलग सामने आई, तो वैसा सब कुछ चला। तो
ये केस स्टडी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सोलर ग्लास। व्हाट इज सोलर ग्लास? तो सोलर ग्लास इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल। तो सोलर पैनल में हम देखते हैं सेल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जिसमें आप वो सिल्वर के स्ट्राइप्स देखोगे, वो सेल होता है, उसके ऊपर ग्लास होता है उस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सोलर ग्लास इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल। और सोलर ग्लास हर टाइप के जो मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें हम जो सोलर आप पैनल्स देखते हैं, ब्लू कलर का देखते हैं, ब्लैक कलर का देखते हैं। तो सोलर पैनल्स भी आपके तीन टाइप के हैं जो अभी कमर्शियली यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज मोनोक्रिस्टलाइन, सेकंड इज पॉलीक्रिस्टलाइन, एंड थर्ड इज थिन फिल्म मॉड्यूल। और जो थिन फिल्म मॉड्यूल है वो सिर्फ वर्ल्ड में एक कंपनी बनाती है बाय द नेम ऑफ फर्स्ट सोलर, जो कि यूएस में लिस्टेड है, जिसका अभी इंडिया में भी तमिलनाडु में प्लांट आने वाला है। तो ये कुछ आपके हैं। और सारे जो टाइप के पैनल्स होते हैं उनमें सेल को मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए आप सोलर ग्लास यूज करते हो। सो की रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर ग्लास इज सिलिका। सिलिका आप सेंट समझ लीजिए, सिलिका सेंट एंड सोडा ऐश विच आर अबेंडेंट इन नेचर। बट सोडा ऐश में आप अभी देखेंगे काफी प्राइसेस आपके बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से सोलर ग्लास, इवन जो ग्लास इंडस्ट्री है उसको थोड़े से वैसा हेडविंड्स फेस करने पड़ रहे हैं। बट दीज आर द की रॉ मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड इन the production process of solar glass. So solar glass comprises 7 to 11% of overall cost in monofacial modules, while the cost increases in bifacial modules to as high as 15%. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मोनोफेशियल और बाईफेशियल मॉड्यूल्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो मोनोफेशियल मॉड्यूल्स रहते हैं उनमें आप देखेंगे एल्यूमिनियम फ्रेम होती है, और एक सिंगल साइड जो ऊपर की साइड है जो सन को फेस करता है उस साइड ग्लास होता है। और जो बाईफेशियल मॉड्यूल होता है उसमें दोनों साइड ग्लास होता है, जिसकी वजह से ग्लास का जो कॉस्ट होता है वो आपका बढ़ जाता है ओवरऑल मॉड्यूल कॉस्ट में। तो मॉड्यूल अगर 1 रुपए का है, तो जहाँ पे मोनोफेशियल में उसका 1 रुपए में से अराउंड 7 से 11 पैसे होगा, या फिर और सिंपल कर देते हैं 100 रुपए का अगर मॉड्यूल है तो 100 रुपए के मॉड्यूल में, मोनोफेशियल मॉड्यूल में 7 से 11 रुपए आपका ग्लास का कॉस्ट होगा। अगर 100 रुपए का वही बाईफेशियल मॉड्यूल है तो उसमें 15 रुपए तक वो कॉस्ट जा सकता है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोलर ग्लास? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोलर ग्लास आर अल्ट्रा ब्राइट ग्लास नीडेड with high solar transmission to ensure high efficiencies in overall PV module. सबसे पहला जो ट्रांसमिशन है, जो सनलाइट का ट्रांसमिशन है, that should be there, that should be high, जिसकी वजह से आपका जो अल्टीमेट जनरेशन है वो भी इंक्रीज हो। सेकंड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड स्नो एंड विंड। जैसे कि काफी जो यूटिलिटी स्केल जो पीवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको सोलर ग्लास, क्योंकि सेल को कवर करे रखता है और सेल को डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन ग्लास में नीड टू बी लेमिनेटेड एंड कोटेड। ग्लास भी काफी टाइम का टेक्सचर जो टेम्पर्ड ग्लास होता है वो भी लेमिनेटेड और कोटेड होता है। सेल्फ क्लीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड हेल्प टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर ग्लास मतलब थोड़ा बहुत डस्ट को अट्रैक्ट ना करे, सेल्फ क्लीनिंग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक हो, तो उससे आपके O&M कॉस्ट थोड़ा सा घट जाते हैं। तो क्यों हम थोड़ा बोरोसिल रिन्यूएबल्स की तरफ हमारा झुकाव था, वाई वर बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स? ये अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों था? बिकॉज द सोलर पीवी मार्केट वाज मूविंग टुवर्ड्स बाईफेशियल मॉड्यूल्स, glass to glass modules and frameless modules. Even glass to glass and frameless modules are the same. Bifacial modules में you have glass on the both side of that panel. Even जो आपका सेल भी होता है that is also bifacial. तो उसमें आप दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जो पावर होता है वो जनरेट कर सकते हो। और इसका एक ही टर्म है कि जो आपका सरफेस है वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ताकि जो बैक साइड है उससे भी जनरेशन हो पाए। और बाईफेशियल मॉड्यूल्स वर्सेस मोनोफेशियल मॉड्यूल्स, मोनोफेशियल मॉड्यूल्स एक साइड ग्लास, बाईफेशियल दोनों साइड ग्लास। मोनोफेशियल मॉड्यूल लाइफ इज 25 ईयर्स, बाईफेशियल लाइफ इज 40 ईयर्स। और जो आपका पावर प्रोडक्शन है वो भी अराउंड 15 से 20% इंक्रीज हो जाता है। So this is why we were interested in Borosil renewables from that time, because the industry was heading towards bifacial modules. The uses of glass to glass and frameless modules was on a rise. So even in order to achieve the optimum module weight, the solar PV market was moving towards use of thinner glass, which we will discuss in the coming slides कि Borosil renewables को कैसे benefit हुआ उससे। So Borosil Renewables first company overview. So Borosil Renewables Limited is currently
the first and only solar glass manufacturer in India. The company spotted the opportunity in this segment quite early and commissioned the solar glass manufacturing facility at Bharuch in Indian state of Gujarat in January 2010. Over the last 5 years, the solar PV installations in module production across the world have grown exponentially. So this was the time when my father used to track this company. So he had this company on his watch list. Then we started buying shares of this company in 2015 or 16. I think 2014 or 15 we started buying when it used to trade at around 3 to 5 rupees. I didn't have any experience at that time. तब मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट बिकॉज पापा को पता था बोरोसिल फैमिली, खेरुका फैमिली क्लास में काफी अच्छा एक्सपर्टीज, सो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम दैट टाइम. देन जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है, बिजनेस अच्छा करता है, देन द एलोकेशन आल्सो गोस अप. So this is when he started the company. From 2016-17, I started tracking this company actively, very actively. So in order to cater to the growing demand, Borosil Renewables recently expanded. So these are some old notes, and more than doubled its existing production capacity of high performance solar glass to 2.5 gigawatt. We will discuss about it in next slide. So in the last slide, we discussed about the increasing uses of thinner glass in order to reduce the weight of overall module. तो एक जो हम सोलर पैनल देखते हैं उसका अराउंड 50 to 60% जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो सिर्फ ग्लास का होता है. तो अगर हम दोनों साइड ग्लास लगाते हैं तो मॉड्यूल का वेट भी बढ़ता है. तो जिस वजह से जो पैनल इंडस्ट्री है वो थिनर ग्लास यूज करने लग गई. The company had a strong focus on innovation, and it is also known for its pioneering achievement like development of world's fully tempered 2 mm thick solar glass. So generally जो आप देखेंगे आज से 5 साल पहले मॉड्यूल्स में यूज होता था 3.2 and 3.5 mm glass. Now the industry is slowly moving towards the uses of thinner glass, 2.5 mm, 2.3 mm and 2 mm. So Borosil Renewables was, and I think is, the world's first and only fully tempered 2 mm thick solar glass manufacturer. Because in China, the Chinese companies, they manufacture heat strengthened glass. They don't manufacture tempered 2 mm glass. So we can clearly see कि R&D में कितना इन्वेस्ट किया होगा जिसकी वजह से 2 mm का आप सोलर ग्लास बना पाए. उसमें आपने चाइना से पहले एक ब्रेक थ्रू हासिल किया. चाइना वाज द लीडर, द अनडिस्प्यूटेड लीडर, बट चाइना से पहले आपने डेवलप किया. तो दिस शोज की मैनेजमेंट का R&D पे कितना वो एक ट्रस्ट है. Then solar glass with lowest iron content while giving highest glass efficiencies. First company in world to successfully be able to remove the most hazardous substance, antimony, from its solar glass. So now the biggest challenge we face in solar power project. तो एक बार जब मॉड्यूल का लाइफ खत्म हो जाता है 25 साल बाद, तो या तो आप उसे रिसाइकिल कीजिए या फिर आप उसको डिस्पोज कर दीजिए. कोई भी आप देखेंगे अफ्रीका में जाके कहीं पे भी डिस्पोज कर दीजिए. तो उसमें क्या होता है, ग्लास में एंटीमनी होता है. So Borosil Renewables, I think it is still the first company which removed that hazardous substance called antimony. तो ये भी आपको दिखाता है कितना R&D पे कंपनी का फोकस रहता है. And now then the company also launched new products like Silin and Shakti anti-glare solar glass. These are pretty normal products. So now in 2020, why would be adding more of Borosil Renewables, more shares of Borosil Renewables? Because they had announced their plans to quadruple the capacities in next 3 to 4 years. So BRL, Borosil Renewables, as you all know, is the only producer. Now competition will come, which we will discuss in Scuttlebutt update. So Borosil Renewables is the only producer of solar glass in India with capacities of 450 tons per day or 2.5 or 3 gigawatt per annum, close to 3 gigawatt you can say. So the company entered into this sector in 2011-12 by setting up their first furnace SG1 with capacity of 180 tons per day and was struggling in losses due to dumping done by Chinese and Malaysian glass manufacturers. In 2019, the company decided to expand its capacities by the support of its parent company and launched 2 mm fully tempered solar glass for the first time in the world. Capacity of second furnace was 240 TPD. 2019 में कंपनी ने कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए क्योंकि आप देख सकते हैं सोलर इंस्टॉलेशंस भी काफी एक तेजी से बढ़े थे.
जिस वजह से डिमांड भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर रही थी कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया 240 टन पर डे का। उससे पहले कंपनी का कैपेसिटी था 180 टन पर डे का। और बाय 2019 SG1, which was their first furnace which they built in 2010, was more than 80 years old and they had to rebuild it to enhance the production quality. Post rebuilding SG1 furnace, the capacity increased from 180 TPD to 210 TPD. तो इसमें भी आपका थोड़ा एफिशिएंसीज आपका आके आपका प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हो गया, 180 से 210 हो गया। So in December 19, both of these furnaces were up and running with combined capacity of 450 TPD. In the fourth quarter of FY20, which was a COVID impacted quarter, काफी companies के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। Borosil Renewables posted operating profit margins of 20% plus, and since then it continued upward trend. और इसमें भी हम एक चीज देखते हैं, 2017 में गवर्नमेंट इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स, जो कि काफी छोटा एक ड्यूटी था, इतना बहुत ज्यादा बेनिफिट होता नहीं था बोरोसिल को। एंड देन चाइनीज प्लेयर्स स्टार्टेड डंपिंग फ्रॉम मलेशिया एंड देयर वाज नो ड्यूटी सपोर्ट टिल 2021, एंड स्टिल आफ्टर दिस कैपेक्स दे मेड 20% प्लस EBITDA margins. Operating profit margins were north of 20% in Q4 of FY20. So दिस क्लियरली शोज कि वो इम्पोर्ट्स जो भी डंपिंग होता है उसके साथ में कितना compete कर पाते, कितना कॉस्ट अपना ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये भी एक अपने आप में पॉइंट नोट करने वाला था, प्रमोटर का R&D पे कितना ट्रस्ट है, पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन कितना किया है। Then the company announced a brownfield expansion to build third furnace in December 2020. जब सोलर ग्लास के प्राइसेस काफी हाई चले गए थे, तब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपेसिटी को डबल से भी ज्यादा करेंगे टू 1100 TPD बाय कैलेंडर 2022 एंड it will enhance their production capacity to 6 gigawatt per annum by this year end. And after experiencing huge tailwinds for domestic industry and government support by imposing a safeguard duty on imports from Malaysia for solar glass and BCD on modules and cells, BRL decided to approve one more brownfield expansion plan to add 2 more furnaces by FY25, which will add up to 1100 TPD capacity, and total capacity will be expanded to approx 2200 TPD or 12 gigawatt per annum. Later on, the company decided to build SG4 alone with 1100 TPD capacity, which will be operational by FY25. So we can clearly see जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन रहते हैं उससे आप थोड़ा थोड़ा अपना कंक्लूजन निकालो कि आज अगर आप अपने आप को उस बिजनेस का ओनर समझ के देखो कि आज अगर मैं उस इंडस्ट्री में होता तो मैं क्या करता और प्रमोटर क्या अलग कर रहा है, तो उससे भी आपको एक आइडिया लगता है कि क्या प्रमोटर सही कर रहा है या फिर आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो इसमें क्योंकि डिमांड साइड आपका इतना अच्छा ग्रो हो रहा है, सप्लाई आपका इतना ग्रो हो नहीं रहा, डोमेस्टिकली मैं बात करता हूँ, चाइना की बात अलग है। डोमेस्टिकली अगर बात करते हैं तो सप्लाई इतना आ नहीं रहा, डिमांड बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो जहाँ पे उन्होंने 2 फर्नेस में 550 टन का एक्सपेंशन था, वो एक ही फर्नेस में डाल दिया। SG4 में 1100 टन को वो कैपेक्स करेंगे। सो दिस क्लियरली शोज दिस इज देयर कैपेक्स प्लान by calendar year end. They will cross 1000 tons of capacity by calendar year 24. They will cross 2100 tons per day of capacity and present domestic demand. तो इसमें भी आप देखते हैं अगर modules का capacity which will increase to more than 60 or 65 gigawatt by 2025, और उसी में हम देखते हैं कि सोलर ग्लास का जो कैपेसिटी है that will increase to 12 gigawatt in case of Borosil Renewables. 12 gigawatt के अलावा भी अगर डबल कंपटीशन आ जाता है 24 gigawatt का होता है, still the demand is more than the supply. तो क्लियर टेलविंड्स है, इसलिए हमें कंपनी काफी पसंद थी, इवन अभी भी है, बट वी आर वेटिंग फॉर सम करेक्शन बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस. So this is how the capex plan looks like. Now, cost of BRL against Chinese-owned companies. So when Borosil Renewables entered in solar glass segment with such a low scale, 180 tons per day of production, closer to 1 gigawatt of equivalent to 1 gigawatt of panels, it wasn't able to compete with Chinese giants because they were dealing in tens of gigawatts. और यहाँ पे Borosil सिर्फ 1 gigawatt. So it took 3 years for the company to achieve respectable operating margins, and it operated with PET margins in single digits for 8 years, more than 8 years. Chinese solar glass manufacturers enjoy subsidized electricity cost and natural gas rates with operating at a very big scale. So even if we discuss about the solar glass industry, the total capacity would be north of 30,000
1000 टन्स पर डे, और उसमें से बोरोसिल 450 टन्स पर डे। तो इवन, और इसके बावजूद भी बोरोसिल इज द लार्जेस्ट सोलर ग्लास प्रोड्यूसर आउटसाइड चाइना। So the largest known Chinese owned solar glass producer is Borosil Renewables. So this is the kind of opportunity for them. Coming back to this, Chinese solar glass manufacturers enjoy subsidized electricity cost and natural gas rates, with operating at a very big scale. Even after all the subsidies given to Chinese players by their government, DRL still worked hard on R&D process and did the cost optimization to meet the Chinese players' subsidized rates, which in itself is a very big challenge. Which itself is a great achievement, but because they did it, it is a great achievement for the company also. So it is obvious that Chinese solar glass manufacturers are the price setters, is they are having more than 85% of global market share. With this structural shift happening in overall model manufacturing industry, this monopoly should end in next 4 to 5 years, because China plus one opportunity we हम देखते हैं काफी बड़ी है. So if more companies announce expansion in solar glass sector, like Vishaka, they have announced good plans in solar glass. Then Gobin Glass, very small company, they also have some plans. Then Gold Plus Glass, उनके भी काफी अच्छे plans हैं. So pricing power will dilute. Certainly that will dilute from Chinese companies, and once some quality checks are there on the glass done by the Chinese players, then also glass industry will see some changes for sure. So pricing power अगर dilute होती है, because currently Borosil is the price taker. So if the situation changes and the pricing power dilutes from Chinese companies, then I think they can do pretty well. Even in the Q4 of FY21, which was the best quarter for all the solar glass manufacturers across the globe, EBITDA margins of Borosil were better than the Chinese giants, which tells us about the competitiveness of Borosil with imports. So these are some brief notes about Borosil Renewables. Now, going ahead with the scuttlebutt update. So we recently went to Renewable Energy India Expo, where more than 600 companies from this space attended that exhibition, and we got some very good insights which we would like to share with you all in this session. So demand for solar panels remain robust, with capacities being expanded aggressively. Capacities में काफी अच्छा growth है solar panel का जो manufacturing है. Almost every panel manufacturer is running towards gigawatt scale manufacturing, and competition will be very intense. तो जो भी solar panel आपका manufacturing आप industry देखते हैं, उसमें काफी अच्छा growth आ रहा है. Almost सभी players का target है कि वो gigawatt scale तक पहुंचे. तो competition भी आने वाले time में काफी increase होगा. Companies which are having plans for backward integration into sales and wafers will be the clear winners in few years from now. This is what I feel. This is what we feel. Capex requirement per gigawatt. Now, this is the most important aspect while we are discussing about the overall industry. So, Capex requirement per gigawatt of solar modules is 60 to 100 crore, depending on which technology are you using, which machines are you using. So, if you are manufacturing a bifacial module, then you will need different machines. Some different machines, not all. So that will depend clearly on the technology, which technology are you using. So capex requirement per gigawatt of solar modules is 60 to 100 crore, and the same increases to 500 to 700 crore for sales. And this can vary based on the technology. There are many technologies such as you can say monoPERC, then M10, M12, TOPCon. So even bifacial sales. So capex requirement will vary based on the technology, and जितना हम देखते हैं आजकल जितना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, तो काफी डिस्ट्रप्शंस भी है, जिस वजह से हम देखते हैं कि एक बार अगर आप श्योर हो किसी टेक्नोलॉजी पे दैट इट विल वर्क, आप उसी में ज्यादा कैपेक्स करने का ट्राई करते हैं. तो इफ यू रीड मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम इसके बारे में ज्यादा जान पाएंगे, बिकॉज काफी एक लेंथी एक टॉपिक है ये. तो clearly now coming back to the slide, domestic capacity for solar panels should rise from 10-15 gigawatt, which we already discussed about, 10-15 gigawatt in 2020 end or FY22 end, to 65 to 70 gigawatt by 2025. This is the feedback which we are getting from MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. इवन जो भी मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स है, उनके पास जितने ऑर्डर्स पेंडिंग है, इवन जो पैनल्स में
पैनल मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, और द वंस व्हिच हैव प्लान्स टू एंटर इनटू दिस मार्केट. So according to that, the domestic capacity will rise to 65 to 70 gigawatt by 2025. So जब भी जैसे इस सोलर पैनल्स का जैसे डिमांड बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस में आएगा? जो सोलर पैनल्स में एंसिलरीज यूज होती है, जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ा आएगा. जैसे अगर मैं पिछले 1 सेंचुरी पहले चला जाऊं, जब यूएस में एक आप समझ सकते हैं कि व्हीकल्स का बूम है, 4 व्हीलर्स का बूम आया था, जिसमें कि मोर देन 80 to 90 players jumped into that market. They started manufacturing cars, but at the end of 5 years उस 80 में से सिर्फ 7-8 रह गए. बट जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 20 भी टायर मैन्युफैक्चरर घुसे थे, तो वो 20 में से 15 से 16 आज भी सरवाइव कर रहे हैं. मतलब उस टाइम पे 5 साल बाद भी वो सरवाइव कर रहे थे. तो अपॉर्चुनिटी लाइज इन एंसिलरीज मैन्युफैक्चरर्स फॉर सोलर पैनल्स, बिकॉज वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता है. अल्टीमेटली अगर कोई कार बना रहा है, तो कार मेरे को बनाना है. आज भी अगर हम ईवी की तरफ ट्रांजिशन देखते हैं, तो देर आर आई थिंक टेंस ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरर्स, OEM, बट हार्डली कोई कैपेसिटीज डालता है उनकी एंसिलरीज में. तो असली पैसा बनता है एंसिलरीज में. तो अपॉर्चुनिटी लाइज इन एंसिलरीज मैन्युफैक्चरर्स फॉर solar panels. So like glass is used in manufacturing of solar panels, EVA, junction box, back sheet, and even structures for like aluminum frame mounting structure. So these are the ancillaries or components used in manufacturing solar panels. So opportunity इसमें अगर आप इन सब में देखते हैं, आने वाले टाइम में भी काफी कंपनीज नहीं आएगी, बिकॉज ये सेक्टर ही एक आपका नया उभर के निकला है. तो आपको लिस्टेड में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी. जितनी नई कंपनी आने वाले टाइम में लिस्ट होगी, उनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. So we also met the largest junction box manufacturer of India. So before that, we met the largest junction box manufacturer of India. So I'll show you how a solar panel is manufactured at the end of this session. तो उससे और clarity आ जाएगा थोड़ा. So we met the largest junction box manufacturer of India, which is having capacity of 11 gigawatt currently and planning to scale it up to 50 plus gigawatt in 3 to 5 years. So this is the kind of tailwinds this industry is facing. Competition in solar glass. So we already discussed about Borosil Renewables, the company which is into solar glass manufacturing. So how the competition is setting up in solar glass space also. Vishaka is coming up with a greenfield unit of 600 TPD capacity, equivalent to 4 gigawatt of panels, and Gobind class with 1 gigawatt of panels capacity. While Vishaka will supply to Adani, 70% supplies of Vishaka will be sold to Adani. Reliance will come up with its own production capacity for captive consumption. But even after those expansions, they will take some time to stabilize overall manufacturing process. वो quality आने में भी time लगता है. Then they will announce further capex. वो पक्का आना ही है, because जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, 12 गीगावाट बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बाकी आपके पास 48 गीगावाट का एड्रेसेबल मार्केट है, बिकॉज योर पैनल कैपेसिटी विल क्रॉस 60 गीगावाट. सो यू हैव 48 गीगावाट ऑफ एड्रेसेबल मार्केट एक्सक्लूडिंग बोरोसिल रिन्यूएबल्स. तो कैपेसिटीज आना चाहिए, उससे मार्केट भी काफी एक कम्पिटिटिव हो जाता है. कंपटीशन आना हेल्दी है, आपके पास प्राइसिंग पावर भी आता है थोड़ा. So there were some unlisted names like Wari and Goldie Solar, which are investing thousands of crores. So smaller players will feel the heat after 2 to 3 years because of limited capital availability and intense competition. So in this industry, ये वर्किंग कैपिटल आपको काफी लगेगा. ये पूरा असेंबली है. जैसे आप ग्लास किसी से लेते हो, सेल किसी से, EVA किसी से, जंक्शन बॉक्स, तो सारे कंपोनेंट्स आप आउटसोर्स करते हो, तो आपका वर्किंग कैपिटल काफी इंक्रीज हो जाता है. तो उस वजह से जिनके भी पास कैपिटल पावर होगा इसमें, उन्हें वही अल्टीमेट विनर हो सकते हैं. R&D का रोल आता है, बट R&D का रोल तभी आता है व्हेन यू बैकवर्ड इंटीग्रेट. जब आप सेल्स में एंटर करते हो, वेफर्स इंगट्स में एंटर करते हो, तभी R&D का रोल आता है. तो ये भी हमें देखना है. दिस इज वन एरिया विच वी शुड कीप एन आई, कि छोटे प्लेयर्स जो है, छोटे कंपनीज है, वो कैसा फेयर करती है आने वाले टाइम में. तो कंक्लूजन इज सोलर पैनल एंड कंपोनेंट इंडस्ट्री विल ग्रो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी and consolidation is likely to follow after 2 to 3 years. This is just an assumption. ये हमारा एक गेस्टिमेट है कि 2 से 3 साल बाद जैसे जो सप्लाई डिमांड गैप है वो कम हो जाएगा, डोमेस्टिक इवन ग्लोबल कैपेसिटीज आ जाएगा. तो हो सकता है उसके बाद इंडस्ट्री में एक कंसोलिडेशन हो, जो छोटे प्लेयर्स है उनको बड़ी कंपनी एक्वायर करे,
या फिर जो छोटे प्लेयर्स है वो compete ना कर पाए तो शायद कुछ बंद भी करना पड़े, कैपेसिटी जाए भी आपका, ऐसा भी हो सकता है। सो वी विल बी अपॉर्चुनिस्टिक इन दिस स्पेस विद अ बिट ऑफ कॉशन, क्योंकि आप मॉड्यूल्स में देखेंगे कंपटीशन बहुत जल्दी इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज एक मॉड्यूल लाइन को सेटअप करने में सिर्फ 5-6 महीने लगते हैं, जबकि वो आप सेल के लिए देखो तो लीड टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है, वो 1 साल भी लग सकता है, 1 से 1.5 साल आपको आराम से लगता है। बाद में वेफर्स, इंगट्स, पॉलीसिलिकॉन में आपका ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। नाउ cost percentage of components in a panel. Solar cell 50 to 60% cost of a panel is of solar cell, then 7 to 12% of glass in case of monofacial, EVA plus backsheet 6 to 10, junction box 3, and remaining cost is of aluminum frame and other components plus consumables. So if you Google solar panel and how does it look like, then you will get to you will have a very good idea कि जो भी ये कंपोनेंट्स है वो कैसे यूज होते हैं, कितना उनका कॉस्ट होता है, कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं। थैंक यू सो मच मोहित भाई। कुछ कंपनीज जो आप कुछ अगर आई एम श्योर किसी के क्वेरीज आएंगे कि जो क्या हम कंपनी क्वेरीज ले सकते हैं शोध जी? हाँ क्वेरीज हम लेंगे। मेरी एक क्वेरी है कि इन इन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स हम आस्क कि कुछ कंपनीज आप इंडिकेशन देंगे जो अनलिस्टेड है या लिस्टेड है जो अभी ये पैनलिंग में काम कर रहे हैं, या फिर आगे जाके जैसे वारी की बात करते हैं हम लोग, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि और कौन सी कंपनीज है जो सेल की तरफ आगे कोई लिस्टेड में अपॉर्चुनिटीज है, और पॉलीसिलिकॉन की तरफ कोई सोच सकते हैं, या फिर वहां वहां तक जाने में इतना बैकवर्ड करने में क्या हिंड्रेंस आती है, क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आती है, वो समझना चाहता था मैं। तो सर वो सोलर पैनल्स में आपको अभी लिस्टेड में मैं बताऊं तो कंपनी है सोलेक्स एनर्जी, जो एसएमई में है, अभी एसएमई सेगमेंट में है। उनका करंट कैपेसिटी इज आई थिंक अराउंड 600 मेगावाट व्हिच दे हैव रिसेंटली एक्सपेंडेड इन, और वो जो कैपेसिटी है वो आई थिंक सितंबर में ही चालू हुआ है उनका, तो 600 मेगावाट का है, दैट दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज बाय 600 मेगावाट मोर, तो बाय फाइनेंशियल एंड उनका 1200 मेगावाट का कुछ कैपेसिटी होना चाहिए। देन दे आर आल्सो प्लानिंग फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू सेल्स, बट उससे और सोलेक्स के बाद में स्वेलेक्ट एनर्जी करके कंपनी है, बट उनका कैपेसिटी बहुत कम है, 140 मेगावाट का ही कैपेसिटी है, और प्रमोटर्स भी इतने अग्रेसिव नहीं है, मैनेजमेंट इतना अग्रेसिव नहीं है, बिकॉज उनके और बिजनेसेस भी है, उनका कास्टिंग में बिजनेस है, तो उनको इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो यही कुछ आपको कंपनियां लिस्टेड मिलेगी, बाकी काफी आपको नई लिस्टिंग भी आते हुए दिखेगी, जैसे मंडे को एक नई कंपनी लिस्ट हो रही है जो सोलर पैनल्स वगैरह बनाती है। तो सोलेक्स एनर्जी की जहां तक हम बात करते हैं तो वो सोलर सेल में एंटर करने के उनके प्लान्स है, बट इसमें अगर आपको एकदम सेफली खेलना है तो आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिनके पॉलीसिलिकॉन तक जाने के प्लान्स है। तो छोटी कंपनीज के लिए कैपिटल सबसे बड़ा इश्यू है इसमें, बिकॉज आप सेल्स तक जा सकते हो, बट सेल्स के आप अगर पीछे जाते हो तो एक कंपनी है वेप्सोल एनर्जी, बाय नेम ऑफ वेप्सोल एनर्जी, उनका भी मॉड्यूल्स में एक कैपेसिटी है, बट स्टिल बहुत छोटा है, 250 मेगावाट का कैपेसिटी है, विच दे आर एक्सपेंडिंग टू आई थिंक 1.4 गीगावाट। तो वो लास्ट 25 ईयर्स से इस बिजनेस में, स्टिल वो सेल्स से पीछे जा ही नहीं पाए कभी, बिकॉज कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका सेल में जाओगे तो ही पर गीगावाट 500 से 700 करोड़ है, और उसी के लिए आपको अपना बैलेंस शीट पे काफी लेवरेज लेना पड़ेगा, और ओके चाइना से आपका डंपिंग भी काफी अच्छा होता है। तो ओके अभी क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी आ गया है तो कंपनीज डिस्कस कर रही है अपने प्लान, बट उसके पीछे आप जाओगे तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से रिलायंस, अडानी, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ही इसमें जाएंगे। और जहां तक पॉलीसिलिकॉन की बात है, तो उसमें आपका आरओसी भी काफी कम बनता है बिजनेस में, आपका आरओसी सिंगल डिजिट में रहता है, 20 साल आपको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वही निकालने में लग जाता है। जो सेम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होता है वो सेम इसमें जो पॉलीसिलिकॉन है उसके हैं। तो इस गॉट वजह इट। से कैपिटल काफी है, और लीड टाइम भी आपका इंक्रीज होता है। जैसे आज हम सेमीकंडक्टर का कोई भी वेदांता अगर प्लान कर रही है तो उनका प्लांट ही 5 साल बाद आएगा, तो इन पॉलीसिलिकॉन में आज से 2 साल पहले किसी ने प्लान किया तो उनका प्लांट आज से 1 साल या 2 साल बाद आएगा, तो लीड टाइम भी काफी इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग अभी किसी के पास सेल नहीं है? एग्जिस्टिंग सेल्स है, एग्जिस्टिंग बीएचईएल के पास कैपेसिटी है थोड़ा बहुत, बट आई थिंक वो ऑपरेशनल नहीं होगा अभी। प्रीमियर एनर्जीज करके एक कंपनी है, उनके पास सेल्स का कैपेसिटी है, ओके। बट मैक्सिमम जो कंपनीज है वो सेल्स का प्लांट कैप्टिव कंजम्पशन के लिए लगाती है, तो थर्ड पार्टी सेल्स में अभी इतना कुछ नहीं है, ज्यादातर चाइना से इम्पोर्ट हो।
चलिए, थैंक यू सो मच। और जो जिनकी भी क्वेरीज है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्वेरी ले लूंगा। इन एनी केस मोहित, डू यू ट्रैक SW सोलार? और किसी ने इंसोलेशन पे भी जो न्यू अभी लिस्टिंग होने वाली है उस पे भी आपका व्यू पूछा है, आयुष खंडेलवाल जी ने So पूछा है। yeah, ASW Solar, I think it is one of the largest companies, EPC companies globally, अगर आप पूछते हैं सोलार और विंड में हो जो, बट उसकी वजह से उनको काफी हेडविंड्स फेस करने पड़े। जो उनके चाइनीज कंपनीज थी उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बाद में सोलर पैनल्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए। सॉरी, जो उनके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और बाद में सोलर पैनल्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए, फ्रेट प्राइसेस आपके इंक्रीज हुए, तो वो पास ऑन नहीं कर पाए उतना इजीली, जिसकी वजह से लास्ट कुछ सालों में उनको काफी ज्यादा लॉसेस देखने पड़े। बट अब जैसे सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, जो फ्रेट एक्सपेंसेस है वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं, और जो पैनल के प्राइसेस है स्टिल टू अर्ली टू से, बट वो भी नीचे आ रहे हैं। तो उनके लिए आने वाले समय में काफी अच्छा हो सकता है। और रिलायंस ने भी क्योंकि एक्वायर किया, और रिलायंस के पास खुद का कैपेसिटी है, एंड दे आर आल्सो एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटीज इन REC, और आई थिंक मैक्सवेल एनर्जी करके एक कंपनी है जिसमें भी दे हैव सम स्टेक। तो अभी SW सोलार के लिए हो सकता है कि अगले 2-3 साल अच्छे रहे। ओके, इसका में कंपटीशन इज देयर फॉर श्योर। जो कॉम्पिटिशन देयर, बट यू नो अब आने ईपीसी में ऑर्डर बुक मैटर करता है, तो ऑर्डर बुक का आई थिंक अच्छा रहेगा उनका। यस, जय पटेल जी, SW सोलार इज टेकन बाय रिलायंस नाउ। सो इंसुलेशन पे कोई व्यू मोहित? इंसुलेशन आई थिंक अभी काफी कम कैपेसिटी है। करंट कैपेसिटी इज अप्रोक्स 200 मेगावाट, व्हिच दे आर इंक्रीजिंग टू 700 मेगावाट बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में हमें उनका देखना होगा सेल्स में क्या प्लान है, इफ दे हैव प्लान्स टू एंटर इनटू सोलर सेल, और क्या उनके यहाँ से परफॉर्मेंस रहता है, क्या वो 700 मेगावाट का जो कैपेसिटी है वो कैसे सेल करते हैं। तो काफी छोटा कंपनी है, इसमें आपको बहुत ही एक माइक्रो लेवल तक जाके थोड़ा देखना चाहिए, कंपनी को थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। बट अच्छा कंपनी है इंसुलेशन। वी विल हैव टू सी हाउ दे परफॉर्म एंड देन डिसाइड। इंसुलेशन चूंकि जयपुर की कंपनी है, आप सबको बता दूं कि हम लोग इन टच, हम लोग जिस मोहित भाई ने प्लांट विजिट भी किया था और हम लोग मिले भी थे। सो कुछ अपडेट रहेगा तो डेफिनेटली विल कीप यू अपडेट ऑन दैट। मोहित, एक क्वेश्चन और है, सागर मुकेश जी ने पूछा है, व्हाट आर द प्रेजेंट गवर्नमेंट सब्सिडी रेट और परसेंटेज इन सोलर सेक्शन? सो आई थिंक सोलर मॉड्यूल्स में आप देखते हैं तो गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्पोज्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 40%, देन 25% ऑन सेल्स। तो जो भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं सोलर सेल्स, उन पे 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, और मॉड्यूल्स पे 40% तक कस्टम ड्यूटी है। इवन जो सोलर ग्लास में भी है, तो मलेशिया से जो भी इंपोर्ट होता है वहां से आपका एक सेफगार्ड ड्यूटी आई थिंक अराउंड 15% तक। ओके, मोहित, प्रतीक भाई ने पूछा है, डू यू नो अ सर्विस कंपनी कॉल प्रेसेंटो? अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, प्रोवाइडेड AI पावर्ड software as a service, I mean SaaS platform which collects plant data, applies data science models to identify cause of underperformance and suggest work order to plant crew to increase generation। की जनरेशन कैसे बढ़ाया जाए? AI powered solution है ये, solution as So service। आई थिंक I am हम लोग, not tracking that company right मैंने now, भी ट्रैक but नहीं किया प्रतीक भाई, बट थैंक्स फॉर, interesting है company। हाँ हम्म। प्रतीक जी, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। आप पर्सनल अपना हमको कस्टमर केयर को DM कीजिएगा, सो विल गेट इन टच विद यू। एंड अगर आपके थोड़ा हम लोगों को लगेगा थोड़ा कि इंटरेस्टिंग केस है तो डेफिनेटली विल कम एंड विल डेफिनेटली मीट देयर। सो इंटरेस्टिंग केस लग रहा है। सोलेक्स, यस, मोहित ने फर्स्ट जो नाम लिया था वो सोलेक्स का था। कोई अगर स्टॉक्स के नाम पूछ रहे हैं तो, एंड प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, ये जितनी भी जो बातें हो रही हैं ये जस्ट आपके नॉलेज पर्पस के लिए है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जितना इजी दिख रहा है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। और चूंकि एंट्री बैरियर नहीं है ज़्यादा बड़ा, बस जिसके पास बड़ी कैपिटल है वही R&D वगैरह और आगे जाके बड़े स्केल में वही मैनेज कर सकेगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, डाइल्यूशन की जरूरत हमेशा रहती है, चाहे वो डाइल्यूट करे, चाहे वो लोन ले, या वर्किंग कैपिटल इक्विटी मार्केट से रेस करे। तो कहने का मतलब है कि इट्स नॉट इजी।
सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अपनी आप रिसर्च करो। आपको एक बेसिक लीड आपको सनराइज सेक्टर जरूर है, और उसमें काफी सारे विनर्स निकलेंगे आगे जाके, जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा, कंसोलिडेशन होगा। तो जैसे मोहित ने कहा कि काफी लोग स्टार्ट करते हैं और एंड तक पहुंचते पहुंचते काफी सिलेक्टिव रह जाते हैं। तो ये होता है मेन सेक्टर में। बट जैसे कैलिफोर्निया गोल्ड रश के बारे में मैंने आपको काफी बार सेशंस में बताया है कि जब कैलिफोर्निया में सोने की खदान से सोना निकालने लोग जाते थे, तो वो उन लोगों ने, जिन्होंने सोना, जिनको निकला नहीं निकला, उन्होंने तो नहीं कमाया, बट जिन्होंने कुल्हाड़ी बेची और फावड़ा बेचा, या और जिन्होंने जीन्स भी बनाई, जैसे लिवाइस भी वहीं से जन्म है लिवाइस का भी, तो उन्होंने सबसे बड़े पैसे बनाए। तो कहने का मतलब है सोलर सेक्टर अगर अपने को एज सच, सोलर अगर इतना कंपटीशन रहेगा तो अपने को एंसिलरी सेक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और काफी कंपनीज हैं जो सोलर के ट्रांसफॉर्मर्स, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स में भी काम कर रहे हैं। मोहित, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स कितने वॉट की, क्या लगता है, कुछ आइडिया है ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में? आई थिंक देयर इज अ स्मॉल कंपनी कॉल्ड सिल्चर टेक जो ये बना रही है। नो सर, नो हाँ, आइडिया। तो जैसे हमने भी एक कंपनी मिले थे जो उसके सोलर के फ्रेम्स बनाती हैं, और काफी कुछ जो आके एंसिलीज में लगते हैं। सो उस पे भी अपने को फोकस करना चाहिए। और आगे कोई अगर क्वेरीज हैं तो आप प्लीज टाइप कर सकते हो। सर, स्टॉक सिलेक्शन में लो स्टार्टिंग मल्टीपल को थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं प्लीज मोहित? हेमंत So हेमंत जी का low क्वेरी है। starting multiples, I think we can look at 1 or 2 year forward earnings. उसके basis पे हम decide कर सकते हैं कि multiples हमारे low है या नहीं है. So in case of Mirza International या फिर in case of Ricoh Auto, if you see, उनके अगले 1 साल का अर्निंग आप प्रोजेक्ट कीजिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर सकता है। उसके बेसिस पे अगर आपके मल्टीपल्स आपको कम मिलते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ का उम्मीद होता है, मतलब उसमें आपको रिटर्न्स का उम्मीद रखना चाहिए। तो जिसमें भी अगले 1 से 2 साल के जो फॉरवर्ड आपका अर्निंग्स आप देखते हैं, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो आपका अगर ग्रोथ अच्छा है और उसके बेसिस पे आप अगर जो मल्टीपल्स आपके जो स्टार्टिंग मल्टीपल्स है जहाँ से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं वो कम है, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस मीन। ठीक है प्रतीक भाई, आपसे हम कम्युनिकेट करेंगे अलग से। प्रतीक भाई हैज अपडेटेड मोहित भाई कि इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, जिस जो एआई सास कंपनी की बात कर रहे थे हम। दे आर रेजिंग फंड्स थ्रू वेंचर अच्छा, कैपिटलिस्ट। रेजिंग फंड मार्च दिस ईयर है $30 million वैल्यूएशंस, प्री मनी वैल्यूएशंस। तो ठीक है ओके। प्रतीक भाई, डेफिनेटली विल तो कनेक्ट विथ यू। ये जेंसोल वाला कंपनी नहीं है ना? हम्म। जेंसोल का कंपनी नहीं है ना? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, इट इज डिफरेंट। हाँ। एनी कंपनी स्पेशली टारगेटिंग इन्वर्टर्स फॉर सोलर? आई थिंक सिल्चर टेक देखना चाहिए आनंद जी। आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मर, आई थिंक वो सोलर ट्रांसफॉर्मर्स में बनाता है, और इन्वर्टर्स पे आई थिंक इन्वर्टर्स फॉर सोलर में इंसुलेशन कुछ कर रहा था ना? नहीं, they are into batteries, अच्छा, lead acid बैटरीज। batteries, but ओके। inverters में there are some opportunities in unlisted space. जैसा Luminous जो है वो इन्वर्टर्स में, माइक्रोटेक इन्वर्टर्स में है, तो ओके। अनलिस्टेड में आपको मिलेगा, बट लिस्टेड में आई डोंट थिंक कोई है इतना। ओके। टाटा पावर पे कोई व्यू, कंसिडरिंग दिस अपॉर्चुनिटीज? टाटा पावर, एनर्जी रिलायंस सेक्टर। इंडस्ट्रीज, ये सभी कंपाउंडर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो जो टाटा पावर में भी एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम बीइंग ए कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूसर, और जो कोल में और उनके प्लांट्स है उससे वो शिफ्ट कर रहे हैं सोलार की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो वो काफी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे टाटा पावर के लिए ही, जिसमें उन्हें भी टाटा जो रिन्यूएबल एनर्जी का उनका अलग फर्म है उसमें ब्लैक रॉक से भी फंड्स रेज किए हैं, जिसमें वो अपना कैपेसिटी एडिशन करेंगे अगले कुछ सालों में। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोनों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज इवन टाटा पावर में भी दोनों कंपाउंडर्स की तरह बिहेव करेंगे। उसमें आपको ऐसा कुछ मल्टीफोल्ड रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली जो मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि क्लास में आपको डिस्कस करता हूँ कि जैसे हम अगर प्राइम एरिया में प्राइम लैंड लेते हैं तो सिक्योरिटी वाइज या कंपाउंडर्स की तरह ठीक है, बट वो आप उससे ओवरनाइट 2x 3x 4x रिटर्न्स हम वो जनरेट करने में सक्षम नहीं है शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में। आपको उसके लिए काफी साल बने रहना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के साथ। So, इसीलिए हम लोग माइक्रो कैप स्मॉल कैप एरिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। सो हेल्ड इन ग्लास, तो हेल्ड इन ग्लास। इसमें आई थिंक टाटा पावर और जो भी लार्ज कैप के केस में जब हमारा कैपिटल साइज लो होता है तो हमेशा लो बेस पे हाई रिटर्न्स बनते हैं, और किसी भी कंपनी में हम देखते हैं लो बेस पे हाई ग्रोथ आता है। अगर एक इंडस्ट्री साइज 10,000 करोड़ का है
और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो मार्केट शेयर हुआ 1% का। तो जो लो बेस है वहां से 100 करोड़ से उसको 500 करोड़, 1% से 5% अपना मार्केट शेयर ले जाना बहुत इजी होता है इज कंपेयर टू जो कंपनी ऑलरेडी 2000 करोड़ के सेल्स पे है, जिसके पास 20% मार्केट शेयर ऑलरेडी है। तो जब भी हमारा कैपिटल लो होता है तो वहां से हमें ग्रोथ के लिए टारगेट करना चाहिए, ना कि एक डिफेंसिव वैसा अप्रोच रखना चाहिए। वेरी ट्रू। वही अल्फा जनरेट होता है। सो एक लास्ट क्वेरी मैं लूंगा, उसके बाद आई हैंड ओवर टू सुधीर और अंकित। सो सम टेक्निकल गाय टोल्ड मी दैट गुरदर्शन सिंह जी ने पूछा है कि नाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फॉर सोलर टू, द रोल ऑफ इन्वर्टर्स विल बी आउट, इज इट करेक्ट? I'll have to read more about it. I don't have any information as such. टेक्नोलॉजी गुरदर्शन जी, काफी लोग ट्राई कर रहे थे बीच में, वेफर्स को लेकर भी काफी हुआ, फोल्डेबल सोलर्स की भी हुई, बट वो एक्चुअली स्केलेबल कितना है अभी, उसमें समय लगेगा। तो जो अभी इसमें फिलहाल तो जो अभी जो वर्ल्ड को जो सबको जरूरत है फिलहाल, वो ये जो एग्जिस्टिंग जो प्रूवन टेक्नोलॉजीज है, वी विल स्टिक टू द पीपल विल स्टिक टू दैट ओनली। और उसका रोल Correct. फिर, हाँ, टाइम वो तो समय बताएगा विच इज मोर एफिशिएंट। Any scope of silver companies using silver usage in solar panel, मोहित? नवदीप? Sorry, क्या क्वेश्चन था? उन्होंने पूछा है चांदी की कोई कंपनीज है जिसमें चांदी का यूसेज है सोलर पैनल्स में, उसमें कोई व्यू है? ना, उसमें उसमें कोई व्यू नहीं है। आई डोंट थिंक दैट अपॉर्चुनिटी विल बी दैट बिग ना एनीवेज। ना, that won't be it. Yeah. सो आई थिंक आप क्वेरीज मोहित से सोलर रिलेटेड ये रखें, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स पे क्वेरी ना पूछें। सोलर नेम आकाश गुप्ता जी, वो इंसोलेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, जो अभी जिसका आईपीओ भी हुआ है, और बहुत आई थिंक 22 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी उनको, उनके पास 4000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन आया था। सो बहुत इंटरेस्ट है इसमें लोगों का। सो दिल बी लिस्टिंग इन सम टाइम, उनकी बात कर रहे थे हम। So I'll hand over. Thanks, Mohit. Thanks so much for your time, and I'll hand over to Sudhir or Ankit, who is there. Yeah, So, thank you Ashok ji, and thank you to Team Equity for Life for the opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, Madhya. Raghav, you're taking? Yeah, I'm taking, sir. Okay. मोहित, जाते जाते इफ यू कैन ऐड सम सोलर एंसिलरीज कंपनी नेम, ताकि लोगों को रिसर्च करने का, कुछ पढ़ने का मौका मिले उसमें। तो मतलब बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, देन यू कैन रिसर्च अबाउट प्रीमियर एनर्जीज, उनके काफी अच्छे प्लान्स है। अनलिस्टेड में आप सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, उनके जो रिपोर्ट्स भी है प्रीमियर एनर्जीज का, आपको वेबसाइट पे रिपोर्ट मिल जाएगा, उसको आप देखिए। देन वारी एनर्जीज है, वारी की लिस्टेड कंपनी है ईपीसी में, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। देन वेबसोल एनर्जी है, उनका एएमपी के साथ में कुछ जेवी हुआ है। तो ये सब इसमें आपको एनुअल रिपोर्ट से भी काफी अच्छा रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा। देन यू कैन रीड अबाउट व्हाट आर द प्लान्स ऑफ अडानी इन दिस स्पेस। उनका हर जो एंटायर वैल्यू चेन है उसमें 10 गीगावाट का टारगेट है। they are planning to manufacture 10 gigawatt of polysilicon, 10 of wafers and 10 of cells, और ऐसा करके 10 गीगावाट ऑफ ईवीए बैकशीट, तो सब में उनका टारगेट है। तो उनका भी आप एक डिटेल्ड आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और बाकी मतलब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कुछ जो रिसर्च रिपोर्ट्स होगी, जो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे इनपुट्स मिल जाएंगे। हाँ, दैट विल गुड आइडिया। मोहित शेयर करेंगे, मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो लास्ट माय कस्टमर केयर टू शेयर विद यू गाइस। या एंड आप सबसे, अगर आपको आपको रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, तो चाइनीज कंपनीज के बारे में पढ़िए। जो भी चाइना में लिस्टेड कंपनी है, जिंको सोलार, लोन्जी सोलार, कैनेडियन सोलार, जिनी सोलार, देन फ्लेड क्लास, इन सब के बारे में पढ़िए। इन्वर्टर स्पेस में आप सनग्रो के बारे में पढ़िए, या फिर आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आपको काफी कंपनीज मिलेगी जो चाइना में लिस्टेड है, जो अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस, जो उनके एनुअल रिपोर्ट्स है उनको भी आप देखिए। उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा पूरे सेक्टर के बारे में। बिकॉज अगर आप लीडर का पूरा वो एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। जिनको भी अगर फर्दर स्टडी में इंटरेस्ट है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कस्टमर केयर को लिख सकते हैं। विल सेंड यू द नेम्स ऑफ द चाइनीज कंपनी व्हिच यू कैन स्टडी इन फ्यूचर। सो दैट्स इट। थैंक यू मोहित। और मोहित, एक ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी नेक्स्ट सेशन के लिए, ओपलवेयर एंड टेबलवेयर के लिए। सो Yeah, sir, we can surely do that.
हाँ सो वो बाकी है, कंजम्पशन वाला बाकी है पूरा। हाँ कंजप्शन का एक वी नीड अ सेपरेट सेशन फॉर दैट, इसीलिए आज हमने मिक्स नहीं किया, तो मे बी नेक्स्ट मंथ विल प्लान फॉर दैट। बिल्कुल सो बिल्कुल। या श्योर अशोक जी। राइट मोहित, थैंक यू सो मच। उदित भाई का भी कुछ व्यू लेंगे आगे चल के अपन। एंड यस यस उदित भाई बहुत ही साइलेंट प्लेयर हैं। मोहित एंड मैं उदित भाई का इंट्रोडक्शन करा दूं सबसे। सुधीर भाई ने मोहित, करा दिया है आई अच्छा थिंक। करा दिया, ओके सॉरी, ओके आई जॉइंड लेट, सॉरी। एंड थैंक यू मोहित भाई एंड उदित भाई टू ज्वाइन अस टुडे। एंड मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आज जो भी स्टॉक्स के नाम डिस्कस हुए हैं या जो भी हमने आज बात करी है, ठीक है, ये सब एक स्टडी पर्पज है और लर्निंग पर्पज है, ठीक है। कोई भी गलत और सही हो सकता है। हम एक ऐसे मतलब एक ऐसे काम, हम ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर चीजें बहुत फास्टली चेंज भी हो सकती हैं, वो हमारे नेगेटिव भी जा सकती हैं। तो मेरी बस रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि प्लीज जो भी चीजें हमने आज डिस्कस किया है, जो भी बातें की हैं, इसको एक लर्निंग पर्पज ही रखिए, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन या कोई बाइंग सेलिंग मत समझिए, ठीक है। ये आपके नॉलेज को आपके लाइफ में कुछ इन्वेस्टिंग लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए ही हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।